हेलो बच्चों, आप सभी लोगों का एक बार फिर स्वागत है आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल न्यू सक्सेस क्लासेस में। हम लोग बेटा सेट नंबर फर्स्ट में 2023 यानी कि 2023 में जो पेपर आ चुके हैं उनका सेट नंबर फर्स्ट कोड क्या था BS, उसके हम 8 क्वेश्चन को हल करवा चुके हैं। जिन लोगों ने वो अभी तक नहीं देखे हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके देख सकते हैं। अच्छा, लेकिन क्वेश्चन नंबर 8 का जो अथवा वाला था वो रह गया है, क्वेश्चन नंबर रह गया है 9 उसका अथवा। तो आज हम इन तीनों क्वेश्चन को इसमें सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं प्यारा सा वीडियो जिसमें आप लोग हमारे साथ रहेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 नहीं, क्वेश्चन नंबर 8 का अथवा में क्या कह रहा था? क्वेश्चन नंबर 8 का अथवा है भाई, यहाँ पर लिख देते हैं क्वेश्चन नंबर 8 अथवा। ठीक है, चलिए अथवा में क्या बोल रहा था? क्वेश्चन कह रहा था बेटा, विद्युत चुंबकीय प्रेरण से आप क्या समझते हैं और विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी फैराडे के नियमों को व्यक्त कीजिए। अब विद्युत चुंबकीय प्रेरण से आप क्या समझते हैं, तो हेडिंग यहां लगा दें, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। अब विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होता है, तो परिभाषा ही तो लिखनी है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होती है? जब किसी कुंडली से गुजरने वाले, जब किसी कुंडली से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन किया जाता है या होता है, तो उस कुंडली में एक विद्युत वाहक बल अथवा विद्युत धारा प्रेरित हो जाती है। विद्युत धारा प्रेरित हो जाती है, जिससे प्रेरित हो जाती है, या यहाँ पर हम लिख सकते हैं उत्पन्न होती है। विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है, जिसे प्रेरित विद्युत वाहक बल अथवा विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा कहते हैं। तो इस घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। इस घटना को क्या बोलते हैं? विद्युत चुंबकीय प्रेरण। अब इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है?
अब इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण संबंधी नियम। यस, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण संबंधी फैराडे के नियमों को व्यक्त कीजिए। अब विद्युत चुम्बकीय संबंधी फैराडे के नियम क्या थे, तो यहाँ पर हेडिंग लगा सकते हैं, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण संबंधी फैराडे के नियम। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण संबंधी फैराडे के नियम। और फैराडे के नियमों की क्या करनी है, व्याख्या करनी है, मतलब अच्छे से एक्सप्लेन करना है। तो इनके मुख्यतः दो नियम होते हैं। इनके मुख्यतः दो नियम हैं। नंबर 1 में क्या रहेगा, तो नंबर 1 में सीधे सीधे हेडिंग लगा देते हैं। तो नंबर 1, प्रथम नियम। प्रथम नियम। अब प्रथम नियम क्या है, तो प्रथम नियम है, किसी कुंडली लिख सकते हैं या चालक लिख सकते हैं, में प्रेरित विद्युत वाहक बल परिमाण में चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन, चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की ऋणात्मक यानी कि निगेटिव दर के बराबर होता है। दर के बराबर होता है, मतलब किसी कुंडली में जो प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिमाण होता है वो चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। यहां पर हम लिख सकते हैं, यदि किसी कुंडली से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में डेल्टा टी समय में परिवर्तन, डेल्टा टी समय में परिवर्तन डेल्टा फाई हो या फाई बी हो, तब हम लिख सकते हैं क्या, तो तब हम लिख सकते हैं बेटा कि प्रेरित विद्युत वाहक बल जो होगा वो परिमाण में, प्रेरित विद्युत वाहक बल यानी कि E इक्वल क्या होगा, माइनस डेल्टा फाई बी अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, अगर हम यहां पर बोल दें यदि क्या कुंडली में फेरों की
संख्या, यदि कुंडली में फेरों की संख्या कैपिटल N हो, तब हम कह सकते हैं बेटा E इक्वल माइनस N डेल्टा फाई, E इक्वल माइनस N डेल्टा फाई V अपॉन डेल्टा T वोल्ट। अब यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं? तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं बेटा कि जो फाई बी होता है वो होता है BA cos थीटा। सही है, सही है। यानी कि जो फाई बी होता है अगर उसको परिवर्तित करना है तो क्या क्या कर सकते हैं? हम बोल सकते हैं कि फाई बी में परिवर्तन के लिए, फाई बी में परिवर्तन के लिए, तो फाई बी में परिवर्तन के लिए हम क्या कर सकते हैं? चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन करके, ठीक है, मतलब चुंबकीय क्षेत्र के मान में अगर हम परिवर्तन कर दें तो फाई बदल जाएगा। सेकंड, तो सेकंड हम बेटा बोल सकते हैं कुंडली के क्षेत्रफल में परिवर्तन करके, अगर कुंडली के क्षेत्रफल में परिवर्तन कर दिया जाए तब भी चुंबकीय फ्लक्स का मान बदलेगा। उसके बाद में थर्ड में हम क्या बोल सकते हैं? कुंडली के तल व चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में परिवर्तन करके, ठीक है, मतलब अगर हम कुंडली के तल और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में परिवर्तन कर दें, उनके बीच बने कोण के मान में अगर हम परिवर्तन करते हैं तब भी आपका चुंबकीय फ्लक्स बदल जाएगा। अब सेकंड नियम इन्होंने क्या बताया? तो द्वितीय नियम, द्वितीय नियम, अब द्वितीय नियम क्या है? तो द्वितीय नियम है किसी कुंडली में, किसी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल अथवा धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है जो उस कारक का विरोध करती है, जिसके कारण स्वयं उत्पन्न होती है, जिसके कारण क्या करना? स्वयं उत्पन्न
होती है। मतलब अपने उत्पादक जो उसको उत्पन्न करता है उसी का विरोध करती है। अच्छा, इसको हम लेंज का नियम भी कहते हैं। इसे लेंज का नियम, ये ध्यान रखना, इसमें लिखना नहीं है, बस आपको ये ध्यान रखना है, इसे लेंज का नियम भी कहते हैं। अगर आपसे बाई चांस कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि लेंज का नियम किसे कहते हैं, तो आप बता सकते हैं कि इसे भाई जो फैराडे का विद्युत चुम्बकीय प्रेरण संबंधी द्वितीय नियम है उसी को हम लोग लेंज का नियम यानी कि उसी को लेंज का नियम भी कहते हैं। चलिए इसको साफ करें, आप तब तक अगले क्वेश्चन को पढ़िए। चलिए भाई अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आप लोगों ने तो पढ़ लिया होगा। क्या है अगला क्वेश्चन? तरंगाग्र से, क्वेश्चन नंबर 9, इसको साफ कर दें बेटा, थोड़ा इसको साफ कर दें। क्या है क्वेश्चन नंबर 9? प्रश्न संख्या आपकी कितनी है? 9। प्रश्न है 9। नया प्रश्न, प्रश्न नंबर 9 क्या बोल रहा है? नया प्रश्न नंबर 9, तरंगाग्र से क्या समझते हैं, क्या तात्पर्य है? हाइगेंस के तरंगाग्र संबंधी सिद्धांत की व्याख्या करके परावर्तन के नियमों की व्याख्या कीजिए। तो तरंगाग्र क्या है? तो हेडिंग लगा लेते हैं भैया, तरंगाग्र। अब तरंगाग्र क्या है, जिसको हम लोग अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? वेव फ्रंट। ठीक है, अब तरंगाग्र क्या है? तो किसी प्रकाशिक माध्यम में खींचा गया ऐसा काल्पनिक पृष्ठ, चलिए लिख देते हैं, किसी प्रकाशिक माध्यम में खींचा गया ऐसा काल्पनिक पृष्ठ जिस पर स्थित माध्यम का प्रत्येक कण कंपन, प्रत्येक कण कंपन की समान कला में हो, तरंगाग्र कहलाता है। तरंगाग्र कहलाता है। ये हो गया भाई तरंगाग्र। ठीक है, अच्छा तरंगाग्र कितने प्रकार के होते हैं? तरंगाग्र समतल तरंगाग्र, बेलनाकार तरंगाग्र, गोलीय तरंगाग्र। लेकिन इंटरमीडिएट में आपको सबसे ज़्यादा क्या पढ़ने को मिलता है? तो वो है समतल तरंगाग्र। ठीक है, चलिए अब क्या बोला गया क्वेश्चन में? क्या बोला गया था भाई? क्या बोला गया था क्वेश्चन में? बोला गया था हाइगेंस के तरंगाग्र संबंधी सिद्धांत की व्याख्या करके परावर्तन के नियमों की व्याख्या कीजिए। अब हाइगेंस के तरंगाग्र संबंधी सिद्धांत की व्याख्या क्या है? तो इसके आधार पर हमें क्या करनी है? परावर्तन के नियमों की व्याख्या करनी है। अब हाइगेंस का तरंगाग्र संबंधी सिद्धांत क्या था? तो हाइगेंस का तरंगाग्र संबंधी सिद्धांत ये था कि
ये तरंगाग्र की परिभाषा हो गई। अच्छा, इसके बाद में इसी में इन्होंने बोला था कि तरंगाग्र पर स्थित माध्यम का प्रत्येक कण, तरंगाग्र पर स्थित माध्यम का प्रत्येक कण एक नए तरंग स्रोत की भांति कार्य करता है और इससे निकलने वाली जो तरंगें होती हैं उसी चाल से, यानी कि प्रारंभिक चाल से सभी दिशाओं में, संभव दिशाओं में निकलती हैं। इन्हें द्वितीयक तरंगें कहा गया। और तीसरे में फिर इन्होंने बोल दिया था कि माध्यम के किसी बिंदु पर किसी तरंगाग्र को अनवलोपन करती हुई स्पर्श रेखाएं खींची जाएं तो वे एक नए तरंगाग्र की एक नई स्थिति को प्रदर्शित करती हैं। चलिए, हम यहाँ पर ये तरंगाग्र हो गया। अब नियमों की व्याख्या हम क्या करते हैं, परावर्तन के नियम के आधार पर ही करेंगे। तो यहाँ पर परावर्तन के नियम, तो परावर्तन के नियम की व्याख्या। अब परावर्तन के नियम की व्याख्या करनी है तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जरा देखना। माना एक समतल तरंगाग्र किसी, एक समतल तरंगाग्र किसी परावर्तक पृष्ठ x डैश के या पर तिरछा आपतित हो रहा है। जिस क्षण तरंगाग्र का पहला सिरा पृष्ठ के बिंदु A पर आपतित होता है, जबकि दूसरा सिरा B पृष्ठ से दूर होता है, तो हाइगेन्स के सिद्धांत के अनुसार बिंदु A एक नए प्रकाश स्रोत की भांति कार्य करता है, भांति कार्य करेगा, जिससे द्वितीयक तरंगें
निकलेंगी या निकलती हैं यदि तरंगाग्र के बी सिरे को पृष्ठ के बिंदु ए डैश तक पहुंचने में टी समय लगे तब तरंगाग्र द्वारा चली दूरी। अब यहां तक हमने लिख दिया। जरा अब इस कहानी को समझिए। हमने क्या करना है, एक हमने चित्र बनाना है। ये हमने मान लिया सीधी लाइन है, थोड़ी बहुत तिरछी हो जाए कोई बात नहीं, हम तो मान रहे हैं कि ये सीधी है, हो गई तिरछी तो कोई बात नहीं। अब ये कैसा है भाई, ये परावर्तक पृष्ठ है, ध्यान रखना, इससे प्रकाश का होना है परावर्तन। अब कोई समतल तरंगाग्र है, वो इस पृष्ठ पर तिरछा आपतित हो रहा है। मान लेते हैं भाई साहब ऐसे तिरछा आपतित हो रहा है, ठीक है, और इस तरीके से तिरछा आपतित हो रहा है। जिस क्षण इसका पहला सिरा बिंदु ए पर आपतित होगा, हो गया आपतित, उस क्षण इसका दूसरा सिरा जो होगा वो पृष्ठ से दूर होगा। जी हाँ, समांतर रेखाएं खींच दीजिए, पृष्ठ से दूर होगा, इसको हमने बिंदु डाल दिया बी। जिस क्षण तरंगाग्र का पहला सिरा, भाई तिरछा जा रहा है, जैसे ये मार्कर है, मार्कर को अगर हम सीधा ऐसे लेके आते तो इसके दोनों सिरे यानी कि पूरा तल एक साथ इस पर आपतित होता, लेकिन जब हम मार्कर को ऐसे 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 लेके जाते हैं तो पहला इसका किनारा पहले आपतित होता है, उसके बाद में दूसरा सिरा टकराएगा। तो उसी तरीके से जिस क्षण तरंगाग्र का पहला सिरा पृष्ठ के बिंदु ए पर आपतित होता है जबकि दूसरा सिरा दूर होता है, तो हाइगेंस के द्वितीयक तरंग का सिद्धांत के आधार पर क्या होगा कि बिंदु ए एक नए प्रकाश स्रोत की भांति कार्य करेगा और इससे द्वितीयक तरंगाएं निकलेंगी जो उसी चाल से आगे बढ़ेंगी जिस चाल से तरंगाग्र आ रहा था। अगर सपोज करो कि ये वी चाल से आगे बढ़ रहा था, कितनी चाल से, बी चाल से, तो बेटा अगर हम कहें कि तरंगाग्र को के बी सिरे को पहुंचना है यहां, तो वहां पहुंचने के लिए ये कितनी दूरी तय करेगा भैया, यहां से यहां तक पहुंचने के लिए ये कितनी दूरी तय करेगा। तो इसको दूरी कितनी तय करनी है बेटा, इसको दूरी कितनी तय करनी है, इसको दूरी कितनी तय करनी है, इसको हमने डाल लिया बिंदु ए डैश। तो कितनी दूरी तय करनी है, तो दूरी का मतलब है चाल गुणे समय यानी कि v इंटू टी, इतनी दूरी तय करनी है। और ये दूरी कितनी होगी, v a डैश। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं इस तरीके से, छी क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं दूरी का नाम यानी कि v a डैश इक्वल v इंटू टी। ठीक है, चलिए लिख दिया हमने। अब अगर ये टी समय चल चुका होगा, मतलब इसको यहां से यहां तक पहुंचने में टी समय लग रहा है, तो इसका मतलब है कि बिंदु ए से पहली जो द्वितीयक तरंगिका निकलेगी वो भी इतने समय चल चुकी होगी दूसरे माध्यम में।
तो यहाँ लिखेंगे इसको डाल देते हैं इक्वेशन फर्स्ट। चूंकि बिंदु ए से निकलने वाली पहली द्वितीयक तरंग इतने ही समय इसी चाल से चल चुकी होगी। अब चल चुकी होगी तो हम क्या करते हैं, इस दूरी का चाप लेकर, इस दूरी को भरकर प्रकाल की सहायता से इस दूरी को नाप लेते हैं और इस दूरी को नापने के बाद में बिंदु ए से एक चाप लगा देते हैं इधर। सपोज करिए ये चाप लग गया और बिंदु ए से ये चाप हो गया। अब यहां पर बिंदु इसको डाल देते हैं बी डैश और इसको हम यहां इस पर मिला देते हैं। इस तरीके से हमने मिला दिया इसको, ठीक है। चलिए भाई मिल गया। अब यहां से अगर हम देखें ये एंगल, यहां पर अगर हम अभिलंब खींचेंगे, इस तरीके से अभिलंब खींचेंगे तो ये प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात ये इधर जा रही है, ये परावर्तित तरंगाग्र है, ये बात ध्यान रखना। ये परावर्तित तरंगाग्र है जो जाएगा, ये जो द्वितीयक तरंग है वो परावर्तन के पश्चात इधर जाएगी, तो परावर्तन के पश्चात ऐसी चली जाएगी, सीधी है, ठीक है। और यहाँ से दूसरी ऐसी इस तरीके से निकल जाएगी, ठीक। अब यहाँ पर हमने ये अभिलंब खींच दिया। अगर इस एंगल को, ये एंगल हम मान लें, कितना मानेंगे, 90 माइनस आर। इस एंगल को, ये ध्यान रखना, इस एंगल को हमने माना 90 माइनस आर। क्या लिख दिया, बोल कुछ रहे हो, लिख कुछ रहे हो, 90 माइनस आर, इसको हमने मान लिया 90 माइनस आर। तो ये एंगल टोटल कितना हो जाएगा, ये एंगल टोटल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आर। उसी तरीके से यहाँ पर अगर हम अभिलंब खींच दें, अगर इस एंगल को हमने मान लिया 90 माइनस आई, तो ये एंगल कितना होगा, ये एंगल कितना होगा, आई। अरे बेटा कोई भी अभिलंब जहां पर खिंचा हो, ये अभिलंब है, तो अभिलंब टोटल कितना एंगल बनाएगा, यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री, और इतने से एंगल को हमने मान लिया कितना, 90 माइनस आई, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा आई, ठीक। उसी तरीके से ये अभिलंब है, छोटा सा एंगल 90 माइनस आर मान लिया, तो इधर क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। तो इतनी ही दूरी चल चुकी होगी, ठीक है, इतने ही समय चल चुकी होगी इसी चाल से, तब हम यहां लिख सकते हैं क्या, ए बी डैश इक्वल वी इंटू टी, ठीक है। इतनी दूरी चल चुकी होगी। तो अब क्या होगा, हमने यहां चाप खींच लिया, सारा कुछ कर लिया, अब हमारे पास एंगल, तो त्रिभुज तब इस दूरी, वो जो दूरी है ए बी डैश, इस दूरी का चाप
चाप, इस दूरी का चाप बिंदु ए से खींचते हैं या सीधा सीधा लिख दीजिए, चाप बिंदु ए से खींचते हैं तथा ए डैश से इस पर एक स्पर्श रेखा ए डैश बी डैश खींचते हैं। जैसे तरंगाग्र पृष्ठ के बिंदुओं ए व ए डैश के मध्य टकराएगा या आपतित होगा, या तो टकराएगा लिख सकते हैं या आपतित होगा। आपतित होगा तो ए व ए डैश के मध्य पृष्ठ के सभी बिंदु एक नए प्रकाश स्रोत की भांति कार्य करेंगे, की भांति कार्य करेंगे तथा इनसे निकलने वाली द्वितीयक तरंगें एक साथ स्पर्श रेखा ए डैश बी डैश पर पहुंचेंगी, जो तरंगाग्र ए बी की नई स्थिति को प्रदर्शित करता है, जिसे परावर्तित तरंगाग्र ए डैश बी डैश कहते हैं। ठीक है, तो ये परावर्तित तरंगाग्र हो गया ए डैश बी डैश। अभी क्या है, ये तो हाइगेंस के नियमानुसार हमने लिखा है। अब इसमें जो हमने डायग्राम बेटा बनाया वही हमने लिखा है कि एक समतल तरंगाग्र था, तिरछा आपतित हुआ। आपतित होने पर क्या हुआ कि इसका पहला पृष्ठ तो आपतित हो गया, जबकि दूसरा इसका सिरा पृष्ठ से दूर रहा। अगर दूसरे सिरे को पृष्ठ के बिंदु किसी बिंदु ए डैश तक पहुंचने में टी समय लगता है, तो जो बिंदु ए पर पहला सिरा सबसे पहले आपतित हुआ था, तो बिंदु ए जो है हाइगेंस के नियमानुसार
एक नए प्रकाश स्रोत की भांति कार्य करेगा और इससे निकलने वाली जो द्वितीयक तरंगाएं होंगी उसी चाल से चलेंगी। अगर तरंगाग्र की चाल b हो तो अगर b सिरे को पृष्ठ के बिंदु a' तक पहुंचने में t समय लगता है तो इसका मतलब है कि पहली द्वितीयक तरंग भी t समय चल चुकी होगी। अब जो दूरी उसने चल चुकी होगी उतनी ही दूरी का यानी कि b a' दूरी का हम एक चाप लगाते हैं बिंदु A से और उस चाप पर बिंदु A' से एक स्पर्श रेखा खींच देते हैं। अब जैसे जैसे तरंगाग्र पृष्ठ के बिंदु A व A' के मध्य टकराएगा, आपतित होगा, वैसे वैसे हाइगेंस के द्वितीयक तरंग का सिद्धांत के आधार पर A व A' के मध्य स्थित सभी बिंदु, पृष्ठ के सभी बिंदु या पृष्ठ पर उपस्थित माध्यम के सभी कण एक नए प्रकाश स्रोत की भांति कार्य करेंगे और इनसे निकलने वाली द्वितीयक तरंगें होंगी वो एक साथ स्पर्श रेखा A' B' पर पहुंचेंगी, जो कि तरंगाग्र AB की नई स्थिति को प्रदर्शित करेगा, जिसे हम परावर्तित तरंगाग्र कहते हैं। अब इसको परावर्तन के नियमों को सिद्ध करना है, तो परावर्तन के नियमों को सिद्ध करना है उसके लिए हमने ये सारा कुछ किया है, लेकिन अभी परावर्तन का दूसरा नियम जो है उसको सिद्ध करना है, तो इसलिए हमें इसको थोड़ा सा साफ करना पड़ेगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब ये हमने साफ कर दिया। अब हमें क्या करना है, हम यहाँ पर परावर्तन के नियमों को सिद्ध कर रहे हैं, तो हमारे पास दो त्रिभुज हैं, त्रिभुज ABA' तथा दूसरा त्रिभुज क्या है AB' में, दोनों त्रिभुजों में क्या है, बोले दोनों त्रिभुजों में आपको जो BA' है बराबर है AB'। AB' बराबर कितना है BT। जी हाँ, ये तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में हम देख चुके हैं। फिर उसके बाद में जो एंगल B या यहाँ पर आपकी भुजा AA' बराबर AA', ये भुजा यहाँ से लेके यहाँ तक की कॉमन है दोनों त्रिभुजों में, तो यहाँ लिख सकते हैं क्या, उभयनिष्ठ। ठीक है, उभयनिष्ठ है। अब उभयनिष्ठ है तो हम यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, अब हम बोल सकते हैं बेटा कोण B जो है कोण B' के बराबर है, कितना है 90 डिग्री। कितना है 90 डिग्री। अब अगर आप देखेंगे तो हम लिख सकते हैं भुजा कोण से, यानी कि साइड साइड एंगल से। ठीक है, भुजा कोण से या साइड साइड एंगल से क्या होगा, त्रिभुज ABA' सर्वांशम होगा त्रिभुज AB'। अगर त्रिभुज सर्वांशम है तो अन्य सभी भुजाएं और कोण भी आपस में बराबर होंगे, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि कोण I बराबर कोण R होगा। यही परावर्तन का द्वितीय नियम है या दूसरा नियम है। ठीक है, अब पहला नियम क्या है, तो पहले नियम हम लिख सकते हैं आपतित किरण कामा परावर्तित किरण
तथा इनके मध्य खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल x और x डैश में है। ये हो गया परावर्तन का दूसरा नियम। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल x डैश में है। ये हो गया दूसरा नियम। ठीक है, चलिए इसको साफ करते हैं। तब तक आप लोग अगला क्वेश्चन पढ़िए। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन क्या है? लास्ट क्वेश्चन है भाई, पहले सेट का लास्ट प्रश्न है। क्या है? एलईडी से क्या तात्पर्य है? इसका सिद्धांत, संरचना एवं कार्यविधि समझाइए। एलईडी क्या है? तो एलईडी ये अथवा का क्वेश्चन है। अथवा एलईडी क्या है? एलईडी क्या है? तो ये एलईडी यह है एक अधिक अपमिश्रित यह एक अधिक अपमिश्रित पीएन संधि डायोड है जो अग्र अभिनत में बैटरी या सेल बैटरी की ऊर्जा को प्रकाश में परिवर्तित करती है। एलईडी क्या है? एलईडी एक अधिक अपमिश्रित या अत्यधिक अपमिश्रित पीएन संधि डायोड होता है जो अग्र अभिनत में बैटरी की ऊर्जा को, यानी कि बैटरी की विद्युत ऊर्जा को प्रकाश में परिवर्तित करती है। अब इसकी कार्यविधि है सिद्धांत एवं कार्यविधि। यही तो था ना क्वेश्चन, यही तो था। इसका सिद्धांत, संरचना एवं कार्यविधि। तो इसमें क्या होता है? संरचना और कार्यविधि। संरचना, तो संरचना में क्या लिखेंगे? इसमें पीएन संधि डायोड के पी क्षेत्र को सेल या बैटरी, सेल ना लिख के क्या लिख सकते हैं? बैटरी के धन सिरे से तथा एन क्षेत्र को बैटरी
के ऋण सिरे से जोड़कर अग्र अभिनत रखते हैं तथा पी क्षेत्र से या पी क्षेत्र को एक धारा सीमक प्रतिरोध से जोड़ देते हैं जो संधि में अधिक धारा प्रवाहित होने पर संधि को खराब यानी कि संधि डायोड को खराब होने से बचाता है, खराब होने से बचाता है। तो यहाँ पर इसका डायग्राम बनाना है। तो डायग्राम के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमने एक लगाया बेटा पी क्षेत्र, एक पीएन संधि डायोड है। ये अधिक अपमिश्रित यानी कि बहुत ज़्यादा इसमें डोपिंग हो रखी होती है, अधिक अपमिश्रित पीएन संधि डायोड होता है। इसका ये हो गया पी क्षेत्र, ये हो गया एन क्षेत्र। और हम क्या करते हैं, पी क्षेत्र को एक धारा सीमक प्रतिरोध, एन क्षेत्र को सीधा क्या करेंगे, एक सेल के ऋण ध्रुव से, और पी क्षेत्र को सेल के यानी कि बैटरी के धन ध्रुव से जोड़ देते हैं। इस तरीके से हमारा परिपथ बन जाता है। और ये आपका क्या है, पीएन संधि। ये क्या है, पीएन संधि। और यहाँ से प्रकाश उत्सर्जित होंगे यानी कि फोटॉन उत्सर्जित होंगे संधि से। ठीक है, यहाँ इस संधि से प्रकाश उत्सर्जित होगा, विद्युत चुम्बकीय तरंगे यानी कि प्रकाश उत्सर्जित होगा या प्रकाश फोटॉन, जिनकी ऊर्जा कितनी होती है, h होती है। ये है आपका क्या, प्रकाश फोटॉन। ठीक है, ये आपका क्या है, R। यहाँ लिख सकते हैं धारा सीमक प्रतिरोध, धारा सीमक प्रतिरोध। ठीक है, ये आपकी क्या है, बैटरी है। ये हो गया आपका। अब कार्यविधि, तो कार्यविधि में हेडिंग लगा लीजिए, कार्यविधि। कार्यविधि किस तरीके से काम करता है, जैसे ही हम बैटरी द्वारा, अग्रमिनत बैटरी द्वारा जैसे
ही, PN संधि को बैटरी द्वारा अग्र अभिनत करते हैं तो P क्षेत्र के क्वार्टर व P क्षेत्र के क्वार्टर N क्षेत्र की ओर, या ऐसे भी लिख सकते हैं P क्षेत्र के क्वार्टर व N क्षेत्र के इलेक्ट्रॉन। P क्षेत्र के क्वार्टर, क्योंकि P क्षेत्र में क्या होते हैं? क्वार्टर होते हैं। P क्षेत्र में बहुसंख्यक आवेश वाहक क्वार्टर होते हैं। P क्षेत्र के क्वार्टर व N क्षेत्र के इलेक्ट्रॉन संधि की ओर गति करने लगते हैं तथा संधि पर संयोग करते हैं, या इलेक्ट्रॉन क्वार्टर संयोग करते हैं, संधि पर संयोग करते हैं तथा इस इलेक्ट्रॉन क्वार्टर संयोग प्रक्रिया में इलेक्ट्रॉन क्वार्टर संयोग प्रक्रिया में ऊर्जा मुक्त होती है। मुक्त ऊर्जा संधि पर फोटॉन के रूप में, संधि पर फोटॉन के रूप में आ जाती है। जिन फोटॉनों की ऊर्जा, जिन फोटॉनों की ऊर्जा, जिन फोटॉनों की ऊर्जा संधि के वर्जित ऊर्जा अंतराल से कम अथवा बराबर ब्रैकेट में 1.8 EV होती है वे संधि से बाहर प्रकाश ब्रैकेट में विद्युत चुंबकीय तरंगों, ठीक प्रकाश के रूप में, संधि से बाहर प्रकाश के रूप में निकल जाते हैं।
ठीक है, ये आपका हो गया भाई एलईडी। अच्छा, एलईडी की फुल फॉर्म क्या होती है? अगर बाई चांस आपसे एलईडी, तो इसको बेटा हिंदी में क्या बोलते हैं? ये एलईडी क्या है? लाइट इमिटिंग डायोड। एलईडी की फुल फॉर्म क्या है? लाइट इमिटिंग डायोड। और इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रकाश उत्सर्जक सेल या प्रकाश उत्सर्जक डायोड। ठीक है, प्रकाश उत्सर्जक सेल या डायोड। ठीक है, ये आप ध्यान रखना। तो यहाँ से बेटा आप लोगों का पहला सेट कंप्लीट हुआ। अगले वीडियो में नए यानी कि सेकंड सेट के साथ आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद। हाँ, अगर अनसॉल्व्ड आपको पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। इतना तो कर ही सकते हैं। चलिए, धन्यवाद।